सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स मौजूद हैं। और जब बात आती है मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स की, तो इसको लेके सभी के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर तुम इसी चीज़ को जो है यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो तुम्हें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन सभी वीडियोज़ में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि सभी वीडियोज़ के अंदर जो है कैरेक्टर्स को लेकर रैंकिंग जो है डिफरेंट होती है। क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे का जो है ओपिनियन, प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट होता है किसी कैरेक्टर को देखने का। और इसी वजह से जो है कोई भी किसी भी कह सकते हो कि फिक्शनल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को लेके अगर वीडियो हो, या कोई ऐसा ही कोई कह सकते हो कि हार्ड किस्म का टॉपिक हो, तो उस पर जो है एक परफेक्ट लिस्ट नहीं बना सकता है। और इसीलिए किसी भी जो है इस टाइप के टॉपिक के लिए एक परफेक्ट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। आज की इस वीडियो में मैं भी बात करने वाला हूँ मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। और मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि ये जो है इसका पार्ट 1 होने वाला है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। यानी कि टोटल हम लोग 20 कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें से 10 कैरेक्टर्स को मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, और उनसे ज़्यादा पावरफुल 10 कैरेक्टर्स को मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि एक परफेक्ट लिस्ट बनाना तो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जिस हिसाब से मुझे जो कैरेक्टर्स की रैंकिंग सही लगी, मैंने उन्हें उस हिसाब से रैंक कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरी इस लिस्ट से एग्री कर रहो। हो सकता है तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट हो, तो तुम उसे जो है कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो है पार्ट 2 का आने का इंतज़ार कर लेना। और मैं तुम लोग को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने इस लिस्ट में जो है उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया है जिन्हें किसी कह सकते हो कि डिफरेंट किस्म के फोर्स या पावर से उन्हें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिला, और वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बन गए। कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बन गए। और मैंने उन कैरेक्टर्स को भी इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है जिनके डिफरेंट या पावरफुल वर्जन्स हैं, जो अपने ओरिजिनल वर्जन में उतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने किसी डिफरेंट रियलिटी के काउंटर पार्ट में या किसी डिफरेंट वर्जन में जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर निकल के आते हैं। सो जब इतनी बात हो चुकी है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, क्यूबिक। तो क्यूबिक को एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स के अंदर आइवरी किंग्स यानी कि बियॉन्डर्स ने क्रिएट किया था। अब एक्चुअल में आइवरी किंग्स यानी कि बियॉन्डर्स जो है लाइफ को, यानी कि अर्थ के डायमेंशन में जो लाइफ है उसके ऊपर जो है ये लोग एक्चुअल में रिसर्च कर रहे होते हैं। और एज एन एक्सपेरिमेंट ये कॉस्मिक क्यूब को क्रिएट करते हैं, जो एक्चुअल में एक लिविंग एंटिटी रहती है, और उसे अर्थ के डायमेंशन में भेजते हैं। जहाँ अर्थ के डायमेंशन में एंटर होने के बाद कॉस्मिक क्यूब को काफ़ी बार यूज़ किया गया, लेकिन कॉस्मिक क्यूब क्योंकि एक्चुअल में एक लिविंग एंटिटी था, और वही लिविंग एंटिटी के बारे में हमें आगे जाके पता चलता है जो रहता है क्यूबिक। अब क्यूबिक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का कॉस्मिक एंटिटी है, जो रियलिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि रियलिटी को अल्टर कर सकता है, स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है मल्टीवर्सल स्केल पे, और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल कैरेक्टर निकल के आता है। क्यूबिक आसानी से जो है एक हाई मल्टीवर्सल टू लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पे स्केल करने जाने वाला कैरेक्टर होगा, जहाँ इसके पास काफ़ी सारी इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटीज़ भी हैं। साथ ही साथ इसने जो है बियॉन्डर से भी फाइट की है। अब यहाँ मैं प्री रेटकॉन बियॉन्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बियॉन्डर के वर्जन के टाइम तक जो है बियॉन्डर्स को आई थिंक 2 या 3 रेटकॉन लग चुके थे, यानी कि ये एक वीक वर्जन था बियॉन्डर का एज़ कम्पेयर टू दी क्लासिक बियॉन्डर, बट स्टिल ये काफ़ी बड़ी फीट निकल के आती है। तो इसकी वजह से तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्यूबिक एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बट अभी लिस्ट में हमें इससे भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 9, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है सू स्ट्रॉम और रीड रिचर्ड्स का बेटा है, और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का म्यूटेंट निकल के आता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का रियलिटी वॉर पर भी है। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसका अंदाज़ा तुम इसी चीज़ से लगा सकते हो कि ये बचपन में ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपने बेडरूम में एक बेबी यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था, जो कोई छोटी मोटी फीट तो निकल के आती नहीं है। इन सब के अलावा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो है टेलीपैथी पजेस करता है, ये एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, स्पेस और टाइम को जो है रैप कर सकता है, और रियलिटी वॉर्पिंग भी पजेस करता है। इन सब के अलावा अडल्ट होने के बाद तो इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा एक्सटेंट लेवल तक जो है कह सकते हो कि इंक्रीज़ हो जाती है। जहां अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने जो है इतना ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी को शो किया है कि वो एक सेलेस्टियल तक को मार चुका है। साथ ही साथ अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने गैलेक्टस को खुद का हेराल्ड बना लिया था, जहां गैलेक्टस खुद इतना ज़्यादा कैपेबल कैरेक्टर है कि वो दूसरों को जो है खुद का हेराल्ड बनाता है, लेकिन इस मोमेंट पे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का ही हेराल्ड गैलेक्टस बन चुका था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स किस लेवल पे लाई करता है ये कहना तो मुश्किल है, बट कई हद तक ये क्यूबिक से जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी फीट्स के अकॉर्डिंग। नंबर 8,
डेथ एंड एब्रैक्सिस। अब नंबर 8 पोजीशन पे मेरे पास दो कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। शुरुआत करते हैं डेथ के साथ। तो डेथ की जो है क्रिएशन हुई थी बाकी कॉस्मिक एंटिटीज़ के साथ ही, जहाँ डेथ को जो है मार्वल मल्टीवर्स के डीके और डेथ का रिप्रेजेंटेशन बताया जाता है। यानी कि बेसिकली जो डेथ का कॉन्सेप्ट मार्वल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है वो डेथ के वजह से ही मौजूद है। यानी कि मार्वल के कॉस्मोस के अंदर जिन भी कैरेक्टर्स की जो है डेथ होती है उन सभी की रिस्पॉन्सिबल डेथ को माना जा सकता है, क्योंकि वही जो है डेथ के कॉन्सेप्ट को मार्वल मल्टीवर्स में अप्लाई होने का जो है कह सकते हो कि ऑर्डर देती है। वहीं अगर हम लोग आए एब्रैक्सिस के ऊपर, तो एब्रैक्सिस जो है इटर्निटी का बेटा है और एब्रैक्सिस जो है मार्वल मल्टीवर्स के अंदर मौजूद जो है डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज, जो मल्टीवर्सेस की डिस्ट्रक्शन होती है उसका कई हद तक जिम्मेदार हम लोग एब्रैक्सिस को कह सकते हैं। अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने एक्सटेंट पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स को जो है कह सकते हो हम लोग कई हद तक इक्वली स्केल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग डेथ जो है एब्रैक्सिस से ज़्यादा पावरफुल है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स एक पोजीशन पे लाइक कर सकते हैं। और मेरे वे प्रीवियस बताए हुए दो कैरेक्टर्स से ये कई हद तक ज़्यादा ऊपर निकल के आते हैं। नंबर 7 फीनिक्स फोर्स। तो फीनिक्स फोर्स जो है मार्वल यूनिवर्स के सबसे ओल्डेस्ट कॉस्मिक एंटिटीज़ में से एक है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म की कॉस्मिक एंटिटी निकल के आती है, जहाँ फीनिक्स फोर्स लाइफ को तो रिप्रेजेंट करती ही है, साथ ही साथ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के फोर्स को भी जो है रिप्रेजेंट करती है। फीनिक्स फोर्स के हमने कॉमिक्स में ये चीज़ देखी है कि फीनिक्स फोर्स जो है होस्ट की तलाश में रहती है और वो अपने होस्ट को भी जो है अपनी पावर्स ग्रांट करती है, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसकी पावर लेवल भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम इसे एज ए कॉस्मिक एंटिटी मान के चलें तो अपने कॉस्मिक एंटिटी या कह सकते हो कि अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ फीनिक्स फोर्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल निकल के आती है। जहां कॉमिक्स में जो है फीनिक्स फोर्स को मल्टीपल टाइम नाई ओमनीपोटेंट एंटिटी के तौर पे भी जो है स्टेट किया जा चुका है। और फीनिक्स फोर्स इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि वो किसी भी चीज़ और हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और कॉमिक्स के अंदर मार्वल यूनिवर्स के अंदर बस ऐसे कुछ ही कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो फीनिक्स फोर्स के इस एक्सटेंशनल पावर को जो है सरपास कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो फीनिक्स फोर्स की भी पावर लेवल के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान नहीं सकते हैं कि ये किस लेवल पे लाई करती है, लेकिन फीनिक्स फोर्स भी आसानी से मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है और मल्टीवर्सल लेवल के ऊपर की पावर होल्ड करती है। नंबर 6 अमात्सु मिकाबोशी। तो अमात्सु मिकाबोशी मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक जापानीज ईविल गॉड निकल के आता है, जहां कॉमिक्स में इसे गॉड ऑफ ईविल एंड किंग ऑफ केओस के नाम से जो है जाना जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अब अगर देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर अमात्सु मिकाबोशी ने काफ़ी सारे स्काई फादर्स और ओलंपियंस को भी मारा है। इवन कॉमिक्स में अमात्सु मिकाबोशी इतना ज़्यादा कैपेबल था कि अपनी पावर्स के साथ उसने जो है मार्वल मल्टीवर्स के 98% को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमात्सु मिकाबोशी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। इन सब के अलावा अमात्सु मिकाबोशी ने जो है कॉमिक्स में केओस वॉर हरक्यूलिस के अगेंस्ट भी फाइट की थी, जहां अगर ओवरऑल देखा जाए तो केओस वॉर हरक्यूलिस जो है अमात्सु मिकाबोशी को जो है एक फेयर फाइट के अंदर तो डिफीट नहीं कर सकता था। इन सब के अलावा अमात्सु मिकाबोशी को कॉमिक्स के अंदर साफ साफ 7th इटरेशन ऑफ इटर्निटी से ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। यानी कि जो 7th मल्टीवर्स था, जो 7th इटर्निटी था, उसके कंपेरिजन में अमात्सु मिकाबोशी ज़्यादा सुपीरियर हमें कॉमिक्स में देखने को मिला था। इन सब के अलावा अमात्सु मिकाबोशी को जो है एंड करने इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि कॉमिक्स में आगे चल के ये भी रिवील होता है कि मिकाबोशी और कोई नहीं बल्कि ऑब्लिवियन का ही एक छोटा सा एस्पेक्ट था, जिसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा कैपेबल था कि मार्वल मल्टीवर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अमात्सु मिकाबोशी भी मल्टीवर्सल टू मेगावर्सल लेवल के स्केल पे लाइक करता है और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईविल एंटिटी निकल के आता है। नंबर 5 ब्लैक विंटर। तो ब्लैक विंटर को रिसेंटली ही मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां ये हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी के तौर पे देखने को मिला। ब्लैक विंटर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का कॉस्मिक एंटिटी है जो यूनिवर्सेस और मल्टीवर्सेस को कंज्यूम करता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा फियरसम किस्म का एक्सटेंशनल पावर होल्डर है। अब अगर देखा जाए तो ब्लैक विंटर जो है टेलीपैथी जैसी काफ़ी सारी डिफरेंट पावर्स पोजेस करता था, ये स्पेस और टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और ये इतना ज़्यादा कैपेबल था कि ब्लैक विंटर के सिर्फ प्रेजेंस के वजह से ही वर्ल्ड ट्री यानी कि यग्द्रिसिल जो है करप्ट हो रहा था, जो कोई छोटी मोटी फीट निकल के नहीं आती है। ब्लैक विंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, और इवन ब्लैक विंटर ने ये तक स्टेट किया था कि गैलेक्टस खुद उसका एक हेराल्ड है, जहाँ गैलेक्टस एक ऐसा बंदा है जो सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वहीं ब्लैक विंटर का वो हेराल्ड निकल के आता है। अब अगर देखा जाए तो ब्लैक विंटर के भी फुल एक्सटेंट के बारे में हमें अच्छे तरीके से कॉमिक्स में बताया नहीं गया है कि ब्लैक विंटर कितना ज़्यादा कैपेबल था, लेकिन
इसकी फीट्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रही है। बस एक चीज़ है जो ब्लैक विंटर को लेके सेंस नहीं बनाती है, वो ये है कि कॉमिक के एंड में हमने ये देखा था कि कॉस्मिक किंग थॉर जो है ब्लैक विंटर को मार देता है, जो चीज़ मुझे तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लैक विंटर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी के तौर पर हमें देखने को मिला था, जो मल्टीवर्सेस और यूनिवर्सेस के डिस्ट्रक्शन को बड़ी आसानी से जो है परफॉर्म कर सकता था, और इसे भी हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल टू मेगावर्सल लेवल पे स्केल कर सकते हैं। नंबर 4, मैड जिम जैस्पर। तो मैड जिम जैस्पर जो है मार्वल कॉमिक्स का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के आता है। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, लेकिन मैड जिम जैस्पर एक्चुअली में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ ऐसा क्यों है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैड जिम जैस्पर जो है यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन आगे चल के ये रिवील होता है कि मैड जिम जैस्पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है, जिसके पास वास्ट रियलिटी वॉर्पिंग की पावर्स हैं, जो इसे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल बना देती हैं। मैड जिम जैस्पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये डायमेंशनल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता है, और इवन मैड जिम जैस्पर के पास वास्ट कॉस्मिक अवेयरनेस भी मौजूद है। और तो और कॉमिक्स में जो है मैड जिम जैस्पर ने ओमनिवर्सल लेवल की भी फीट्स अचीव कर रखी हैं, जहाँ कॉमिक्स में मैड जिम जैस्पर जो है ओमनिवर्सल स्केल पे रियलिटी को चेंज कर चुका है, रियलिटी को अल्टर कर चुका है। और ये फीट अलोन काफ़ी है ये बताने के लिए कि मैड जिम जैस्पर लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल क्यों है। और इस वजह से लेके ये तुम लोग कह सकते हो कि कहीं तक गेस कर सकते हो कि मैड जिम जैस्पर कई हद तक एक ओमनिवर्सल लेवल का बंदा निकल के आता है। इसी से आगे चल के मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी मैंने हाल ही में ये चीज़ देखी है, और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स में भी इस चीज़ को नोटिस किया कि लोग जो है ओमनिवर्स के टर्म को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली अगर देखा जाए तो जब ओमनिवर्स के टर्म को कॉमिक्स के टाइम पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्चुअली में कॉमिक्स में जब गोल्डन एज सिल्वर एज का टाइम था, उस टाइम जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ओमनिवर्स का मतलब होता था सभी फिक्शनल यूनिवर्सेस का सम। यानी कि जैसे डीसी के पास उसका खुद का मल्टीवर्स था, मार्वल के पास उसका खुद का मल्टीवर्सेस था, ऐसे ही फिक्शनल यूनिवर्सेस के पास उनके खुद के मल्टीवर्सेस थे, और ये सभी मल्टीवर्सेस जो है ओमनिवर्स का पार्ट थे। ये जो है मैं सिल्वर एज के टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो है कॉमिक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आए, फिक्शनल यूनिवर्सेस में चेंजेस आए, डिफरेंट राइटर्स एडिटर्स ने जो है आके कॉन्सेप्ट्स को चेंज किया, और हर कॉमिक पे जो है कह सकते हो कि हमें अब ओमनिवर्स का मतलब एक डिफरेंट ही मतलब कह सकते हो कि देखने को मिलता है। यानी कि किसी भी फिक्शनल यूनिवर्स में जो है खुद का यूनिवर्स होता है, खुद का मल्टीवर्स होता है, लेकिन साथ ही साथ खुद के ओमनिवर्स का टर्म भी हमें यूज़ करते हुए कॉमिक्स में और कह सकते हो कि मांगा वगैरह में भी देखने को मिल चुका है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मार्वल के पास उसका खुद का ओमनिवर्स मौजूद है, वहीं डीसी के पास भी उसका खुद का ओमनिवर्स मौजूद है। और इवन कॉमिक्स में जो है काफ़ी सारे कॉमिक्स में तो हमें ये तक दिखाया गया है कि ओमनिवर्स से भी बड़े रियल्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर तुम ये अभी भी सोचते हो कि वो जो पुराना सिल्वर एज के टाइम का कॉन्सेप्ट था कि ओमनिवर्स का मतलब होता है सभी फिक्शनल यूनिवर्सेस का सम या सभी फिक्शनल यूनिवर्स मिलकर ओमनिवर्स बनते हैं, तो आपके टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्वल और डीसी में ही ऐसे रियल्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो ओमनिवर्स से भी ज़्यादा लार्ज हैं। तो इसी वजह से इस चीज़ को जो लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं वो तो अब ये समझ गए होंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है। इवन काफ़ी सारे राइटर्स और एडिटर्स भी जो है ओमनिवर्स को यूनिवर्स और मल्टीवर्स के इक्वल बताते हैं। यानी कि कई जगह पे ओमनिवर्स जो है यूनिवर्स के बराबर है, और कई जगह पे ओमनिवर्स को जो है मल्टीवर्स के तौर पे भी जो है यूज़ किया जाता है। यानी कि सिर्फ मल्टीवर्स को स्टेट करने के लिए वो लोग वहाँ पे ओमनिवर्स का नाम जोड़ देते हैं। यानी कि ओमनिवर्सल लेवल जो है ये कोई बहुत ही ज़्यादा बाउंडलेस टाइप का जो है टीयरिंग नहीं निकल के आती है, बस लोगों ने इसे मिसअंडरस्टूड कर रखा है। और इसी वजह से अब तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि मैड जिम जैस्पर जो है कॉमिक्स में हाई मल्टीवर्सल कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल से ऊपर क्यों आता है, क्योंकि ये एक ओमनिवर्सल लेवल का बंदा है। नंबर 3, मार्केस ऑफ डेथ। हो सकता है कि मार्केस ऑफ डेथ के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हों। मार्केस ऑफ डेथ जो है अपने रियलिटी का इकलौता म्यूटेंट रहता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वेयर ही स्पेंट काउंटलेस सेंचुरीज टीयरिंग अपार्ट डिफरेंट मल्टीवर्सेस, जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ निकल के आती है। अब अगर देखा जाए तो मार्केस ऑफ डेथ जो है मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का रियलिटी वॉर्पर है, जो डायमेंशंस को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, और स्पेस टाइम को भी अल्टर कर सकता है। इवन कॉमिक्स में हमें जितना देखने को मिला है मार्केस ऑफ डेथ की जितनी फीट्स देखने को मिली है, उस एक्सटेंट तक जो है ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट निकल के आता है। और इवन कुछ लोगों के हिसाब से ये मैड जिम जैस्पर के बराबर या उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर मैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करूँ, इसकी स्केलिंग की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से कई हद तक मार्केस ऑफ डेथ जो है मैड जिम जैस्पर से ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो मैड जिम जैस्पर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया ही कि ये वो सभी जो है मैनिपुलेशन वगैरह की परफॉर्म तो कर ही सकता है,
एबिलिटीज़, साथ ही साथ ये टाइम और स्पेस को भी ट्रांसेंड कर सकता है। और इवन अगर देखा जाए तो मार्किस ऑफ डेथ ने जो है खुद के ही फ्यूचर सेल्फ के साथ भी फाइट की थी अलॉन्ग साइड विद कैरेक्टर्स लाइक गैलेक्टस एंड इटर्निटी, जो कोई छोटी मोटी चीज़ तो निकल के नहीं आती है। इसी वजह से हम लोग मार्किस ऑफ डेथ को भी जो है हाई ओमनिवर्सल लेवल का बंदा मान सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। नंबर 2, प्रोटीजे। तो प्रोटीजे एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी निकल के आता है, जिसके पास काफ़ी अमेजिंग किस्म की पावर थी। जहां अगर देखा जाए तो प्रोटीजे को यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ में जो है सुप्रीम बीइंग के तौर पे जो है वर्शिप किया जाता था, और इसकी पावर यही थी कि ये डिफरेंट जो है कह सकते हो कि कॉस्मिक एंटिटीज़, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ की पावर को डुप्लीकेट कर सकता था, उनकी मिमिक्री कर सकता था, और इसी वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। जहाँ कॉमिक्स में जो है इसने एक टाइम पे तो लिविंग ट्राइब्यूनल तक की पावर्स को कॉपी कर लिया था, डुप्लीकेट कर लिया था, और उसके जितना पावरफुल बन चुका था। और इवन प्रोटीजे ने उस एक्सटेंट पे जो है जाके लिविंग ट्राइब्यूनल को भी डिफीट कर दिया था। अगर देखा जाए तो तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि तब तो प्रोटीजे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा तो उसमें जो है मैं पार्ट 1 के कैरेक्टर्स से भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करूँगा, तब तो प्रोटीजे को जो है इस पार्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में मैं तुम्हें इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोटीजे जो है दूसरों की पावर्स को तो मिमिक कर सकता है, उन्हें डुप्लीकेट कर सकता है, और उस बेसिस से उन्हें हरा सकता है, बट प्रोटीजे की खुद की पावर्स में उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड बीइंग्स, जिनके बारे में आगे मैं फ्यूचर वीडियो में बात करने वाला हूँ, उन्हें जो है डिफीट कर पाए। बट स्टिल प्रोटीजे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के आता है। लेकिन कॉमिक के एंड में जो है प्रोटीजे को स्कैथन द अप्रूवर बर ही ईजिली डिस्ट्रॉय कर देता है, या को डिफीट कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटीजे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिनके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते हैं। नंबर 1, द अल्टीमेट अल्टीमेट्स। तो द अल्टीमेट अल्टीमेट्स एक्चुअली में ग्रुप निकल के आता है मार्वल कॉस्मोस के डिफरेंट इनकारनेशंस का, यानी कि मार्वल के जितने डिफरेंट कॉस्मोस रह चुके हैं, सेकंड कॉस्मोस, थर्ड कॉस्मोस, फोर्थ कॉस्मोस, फिफ्थ कॉस्मोस, सिक्स्थ कॉस्मोस, सेवंथ इटरेशन ऑफ इटर्निटी, इन्फिनिटी, मल्टी इटर्निटी, ये जो सभी जो है कह सकते हो कि कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली में इनकारनेशंस हैं, उन सभी का जो ग्रुप निकल के आता है उसे हम लोग द अल्टीमेट अल्टीमेट्स के नाम से जानते हैं। अब इनके पावर लेवल को लेके काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट कॉमिक में यूज़ किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इसे तुम इस चीज़ से समझ सकते हो कि मार्वल का जो सबसे पहला कॉस्मोस था, यानी कि द फर्स्ट फर्मामेंट, उसे कॉमिक्स के अंदर मार्वल का सबसे पहला यूनिवर्स बताया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैंने यूनिवर्स कहा। और उसके बाद जब द फर्स्ट फर्मामेंट डिस्ट्रॉय होता है तो सेकेंड कॉस्मोस क्रिएट होता है, जो एक्चुअली में मार्वल का फर्स्ट मल्टीवर्स था। और इसके बाद जो है तुम इन्फिनिटी और इटर्निटी जैसे कैरेक्टर्स को तो जानते ही हो, जहाँ मल्टी इटर्निटी को कई बार जो है द इनकारनेशन ऑफ मार्वल के जो है एट इंटरेशन ऑफ इटर्निटी को जो है मार्वल का मल्टीवर्स बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो द फर्स्ट फर्मामेंट था वो मल्टी इटर्निटी को कैद कर चुका है और ख़ुद को उससे जो है सुपीरियर दिखा चुका है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है द अल्टीमेट अल्टीमेट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा ऑफुल निकल के आता है। इन्हें स्केल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इवन काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ने तो जो है इन डिफरेंट मार्वल कॉस्मोस के इनकारनेशंस को ओमनीवर्स भी बताया है, यानी कि लिटरली जो है कॉमिक्स में ये स्टेट किया गया है कि ये जो कॉस्मोस है, फॉर एग्जांपल द सेवंथ कॉस्मोस और एट्थ कॉस्मोस, तो इन्हें जो है एट्थ इटरेशन ऑफ ओमनीवर्स बताया गया है, सेवंथ इटरेशन ऑफ ओमनीवर्स बताया गया है। और इसकी वजह से जो है ये सच में स्टेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल निकल के आता है कि ये कैरेक्टर्स किस लेवल पे लाई करते हैं। लेकिन स्टिल अगर हम इन इनकारनेशंस ऑफ डिफरेंट मार्वल कॉस्मोस की बात करें तो ये खुद में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और एज अ ग्रुप ये बाकी बताए गए इसमें सभी कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आते ही हैं। बट स्टिल ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में हम इनसे भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां अभी भी जो है लिस्ट में 10 ऐसे और कैरेक्टर्स हैं जो इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और उनके बारे में मैं पार्ट 2 में बात करूंगा। सीधे सीधे अगर बात करूं तो यहाँ पे अभी मैंने टॉप 20 में से जो है लगभग 11 कैरेक्टर्स की बात की, और जो एक्चुअल टॉप 10 की लिस्ट है वो तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना थम्स अप ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।